हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्मयोगी आईएएस। सो हम लोग पॉलिटिकल साइंस सीरीज पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम आइडियोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने फेमिनिज्म तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा लास्ट टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म बचा है। इससे पहले कि किसी भी टॉपिक में आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है, एकदम इतना सा भी अगर डाउट हो, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अगर पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ये वाला और आगे की वीडियो देखना आपके लिए पाप के बराबर है। ठीक है, तो जो कंप्लीट PSIR सीरीज है उसके शुरू से अभी तक के सारे वीडियोस देखिए, अभी के अभी जाके सारे के सारे वीडियोस पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है यार। सारे वीडियो जब देख लो तो आ जाओ और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ते हैं। चलिए फिर आज की कथा को शुरू करते हैं विदाउट मच डिले। दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म। देखो भाई, बात ऐसी है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट, एक चीज बताऊं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल। डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊं उसको डोंट हर्ट, डोंट गेट हर्ट। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेटेड पीपल है, उनको कुछ भी पसंद नहीं है जिंदगी में। हर चीज से क्या है, फ्रस्ट्रेटेड प्लस परेशान लोग हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड प्लस परेशान जो लोग हैं, वही पोस्ट मॉडर्न लोग हैं। ठीक है, तो एक्चुअली दे डोंट लाइक एनीथिंग। ठीक है, दे डू नॉट लाइक ऑर्डर, दे डू नॉट लाइक वट एवर क्लासिकल विजडम इज देयर, दे डू नॉट लाइक इट। दे डू नॉट लाइक एनी मेटा आइडियोलॉजी, एनी फंडामेंटल कोज। जैसे कि भाई कोई फंडामेंटल कोज नहीं है, सब रैंडम है, सब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कोई कोज वोज नहीं है, ये सब चीजें छोड़ दो तुम। ठीक है, सो पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली दे प्रीफर अनार्की ओवर ऑर्डर। लाइक इफ यू सी महात्मा गांधी, बट महात्मा गांधीज व्यू, दे आर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, ये कभी मत भूलना। ये नहीं है कि महात्मा गांधी वैसे अनार्की चाहते थे, बट Ambedkar called Gandhi's Quit India movement as Gandhi's method said grammar of anarchy. And Ambedkar especially said that in the independent India, the Gandhian methods have no place, no place, no place. Okay, so postmodernist, that's why anarchy, postmodern, Gandhi is called postmodernist. Why? सो अब इसमें ऐसा नहीं है कि गांधी सिर्फ पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। कहाँ पे गांधी पोस्ट मॉडर्निस्ट, कुछ थॉट उनके ऐसे हैं, कुछ थॉट जो उनके हैं वो ट्रेडिशनल हैं। ठीक है, तो वो शेड्स होता है, हर एक थिंकर की शेड्स होती है। ऐसे पकड़ के मत बैठ जाओ किसी थिंकर को, बोल दो भाई गांधी को तो आपने पोस्ट मॉडर्निस्ट बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद गांधी जो जी हैं वो ट्रेडिशनल, तो बातें करनी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है यार, हर आदमी जो होता है उसकी डिफरेंट शेड्स होती हैं। वो थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निस्ट है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, वो थोड़ा सा लिबरल है। ऐसे होता है हर आदमी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स आर देयर। सो दे प्रीफर अनार्की ओवर ऑर्डर, डेमोक्रेसी ओवर डिसिप्लिन। पोस्ट मॉडर्निस्ट का मतलब ये होता है कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम। वो परेशान हो चुके हैं सब ऑर्डर से। ठीक है, ऑथोरिटी से, ऑर्डर से परेशान हो गए। जैसे फूको है, माइकल फूको, तो वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, जो स्टेट पेनोप्टिकॉन जो होता है ना, पेनोप्टिकॉन, उसकी तरह से रूल किया जाता है सोसाइटी के द्वारा इंडिविजुअल पे। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट वो बोलते हैं भाई खुला छोड़ दो आदमी को एकदम। डाइवर्सिटी ओवर होमोजेनिटी, बहुत सिंपल है समझने के अंदर कि भाई वो डिफरेंट ओपिनियन चाहते हैं। जब इंडिविजुअल को फ्रीडम दोगे, जो भी आदमी इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करेगा, ठीक है, he or she will definitely support diversity। क्योंकि जहां पे भी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात आ गई, ठीक है, डेमोक्रेसी ओवर डिसिप्लिन, जहां पे भी डेमोक्रेसी आ गई उसका मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम है। ठीक है, और जहां पे भी इंडिविजुअल फ्रीडम है वहां पे डेफिनेटली डाइवर्सिटी होगी। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब ही डाइवर्सिटी होता है। सो ये एक हिसाब से सिम्बायोटिक होते हैं, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म। ये काफी ज्यादा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी फिनोमिना है, एंड इट इज डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द मॉडर्निटी।
ठीक है, मॉडर्निटी की वजह से कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, रियलिज्म, ये सब जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। और इनफैक्ट ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, आप देखेंगे कि आपको इंडियन कौटिल्य के अंदर भी रियलिज्म मिलती है, बट ये जो साइंटिफिक थ्योरीज है ना, सो कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरीज, इनकी वजह से ही ये माना गया कि वर्ल्ड वॉर्स हुई है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न लोग हैं ये बोलते हैं भाई ये साइंटिफिक छोड़ो आप, ओवर आर्चिंग साइंटिफिक थ्योरीज। सो इट इज बेसिकली डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट मॉडर्निटी। फर्स्ट इट इमर्ज्ड इन फ्रांस एंड इट टॉक्स अबाउट इरेशनलिज्म। ओके, इरेशनलिज्म, सुनो देखो आपको बात से ही पता लग जाएगा इनकी। Nietzsche, he is, key postmodernist scholar. He says that Plato is liar and God is dead. Look, so वो हर आदमी हर चीज से परेशान है वो, ठीक है, हर आदमी से परेशान है। And Nietzsche's end, it was very horrible end. I mean, he became almost mad. You can, and it's not कि ऐसा नहीं है कि मैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे ये पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स हैं यार, वो बहुत डेंजरस होता था इनका मतलब, है ना। ये लोग लास्ट के अंदर कुछ जैसे बोलते ना साइकोलॉजिकल इलनेस और इन सब चीजों से रिलेटेड रहते थे इनका। तो इनके मतलब विचार जो है बहुत ज्यादा समझ नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब बोलते हैं कि भाई आपको हमारे विचार समझ में नहीं आते, तो हमें भी तो आपके विचार समझ में नहीं आते, ठीक है। तो कुछ भी ऑर्डर नहीं है, सब आपका रीजन आपके पास है, मेरा रीजन मेरे पास है, सबका आपका अलग अलग रीजन है। कौन ये बोलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है ना। जो जिसको सही लगे वो सही है, जो जिसको गलत लगे वो गलत है। इस हिसाब की बातें ये लोग करते हैं। एंड ही लिटरली स्टार्टेड टॉकिंग वेरी lunatic things in the end of his life. So he was like very frustrated with Plato and with God. He had special enmity. So he says that God is dead. कोई भगवान है नहीं। तो अब दो तीन स्कॉलर को आप देख लेते हैं। पहला लियोटार्ड, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये इनकी बुक है। ही इज द जेंटलमैन, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है। सो ये कीवर्ड्स हैं, बस इसको याद रख लो। पोस्ट मॉडर्न, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो बुक है, इसमें ही टॉक्स अबाउट इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। देखो भाई ये बड़े बड़े भारी शब्द हैं, इनको लिख देना मार्क्स के लिए। बात ये है, इसका कहने का मतलब है कि कोई बड़ा एक नैरेटिव नहीं है। इनक्रेड्यूलिटी, इनडिफरेंस बोल दो आप, इस हिसाब से कुछ है ना, इनडिफरेंस टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। लेकिन वर्ड ये यूज में लेना, ये भारी वर्ड है, ठीक है। इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, कि कोई एक बड़ा नैरेटिव नहीं होता है, कोई एक बड़ी आइडियोलॉजी नहीं होती है, सब के सब क्या है, एकदम बकवास है, इनका कहना है। कोई ग्रैंड थ्योरी नहीं होती है। जैसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इसकी जो है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसकी जैसे हेजिमोनिक थ्योरी है जो, ठीक है। एंड फिर सब अल्टरन स्कूल्स और डिफरेंट, हम आगे पढ़ेंगे भी जब 1B पढ़ेंगे तो कोई ग्रैंड थ्योरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दे टॉक्स अबाउट माइक्रो नैरेटिव्स, क्योंकि सबका इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करें ना, और सबको क्या होना चाहिए, राइट, सबकी वॉइस होनी चाहिए। एवरी वॉइस इज इंपॉर्टेंट। सो दे से लाइक सब अल्टरनेट जो पर्सपेक्टिव है वो एक हिसाब से इसको कंसिडर करता है पोस्ट मॉडर्निज्म को, कि भाई हर सबकी एक आवाज होनी चाहिए। देन फुको, हिज बुक इज, दिस इज द बुक, माइकल फुको, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्कियोलॉजी। ओके, आर्कियोलॉजी से आप समझते हैं, है ना, जैसे एंशियंट जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उनको अगर पता लगाना होता है तो वो आर्कियोलॉजी, तो द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ही सेज दैट देयर आर रेजिम्स ऑफ ट्रूथ एंड द रेजिम ऑफ ट्रूथ इज ऑलवेज मेजोरिटेरियन। मतलब अधिकतर जो लोग बोलते हैं बस वही ट्रूथ हो जाता है। देयर इज रेजिम ऑफ ट्रूथ, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज ऑलवेज रेजिम ऑफ ट्रूथ। और जो भी मेजोरिटेरियन, जो मेजोरिटी ऑफ लोग बोलते हैं वही ट्रूथ हो जाता है। तो देयर इज रेजिम ऑफ ट्रूथ एंड देयर इज नॉलेज पावर कनेक्शन। ही सेज दैट नॉलेज है वो कहां से आता है, पावर से आता है। जिसके पास पावर होता है वो जो बोलता है वही नॉलेज है। तो नॉलेज पावर कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फुको का, नॉलेज पावर कनेक्शन, ठीक है। कि पावर, नॉलेज है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नॉलेज कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, जो पावरफुल है वो जो बोलता है वही नॉलेज है, वही इंफॉर्मेशन है,
और अगर जिसके पास नॉलेज है उससे फिर पावर आती है। तो नॉलेज पावर इस हिसाब से सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर नॉलेज से जिसके पास पावर है उस वो जो बोलता है वही नॉलेज है, और जो सो कॉल्ड नॉलेज है वही पावर है। ट्रूथ फूको कहता है कुछ नहीं, सिर्फ डिस्कोर्स है, नो अल्टीमेट ट्रूथ, कोई ट्रूथ है ही नहीं, सत्य। ये पागल ही मतलब बोलते हैं कि भाई एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई है, ठीक है, तो बोलते हैं कुछ नहीं है इस दुनिया में, कोई ट्रूथ है नहीं, सब ट्रूथ कॉन्टेक्चुअल है, सबके अपने अपने ट्रूथ हैं, आपका ट्रूथ कुछ और है, मेरा ट्रूथ कुछ और है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। डेरिडा, ठीक है। नाउ कम्स द जेंटलमैन डेरिडा। दीज आर द टू जेंटलमैन, डेरिडा एंड फूको, टुगेदर एट देयर यंग एज। सो डेरिडा says that every understanding is a misunderstanding. Okay, सारी understanding misunderstanding है, and he calls for deconstruction. He says first you construct an idea and then you deconstruct, then you again construct, then you again deconstruct, and in this way you keep on going, like ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट लूप है। ये कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज के बीच में इनफाइनाइट लूप है, मतलब कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है नहीं, तो बस आप कंस्ट्रक्ट करते रहो और उसी आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट करो। सो कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन चलना चाहिए। जो कोई भी अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप जो उसको जब डीकंस्ट्रक्ट करोगे तो उसका कुछ और आपको ट्रूथ मिलेगा, फिर आप उसको उसके बेसिस पे दोबारा कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर उसका कोई ना कोई बायस होगा, तो उससे कुछ नया कंस्ट्रक्ट बनेगा, फिर आप उसको दोबारा डीकंस्ट्रक्ट करो। तो कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं कि कोई भी जो एक थ्योरी है उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करके देखोगे तो आपको कोई ना कोई उसके पीछे क्या मतलब उसके पीछे जो रीजन मिलेगा, दैट विल नॉट बी द अर्लियर रीजन। मतलब कोई भी आप एक, जैसे मान लीजिए कोई आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म है, ठीक है, मार्क्सिज्म एक कंस्ट्रक्शन हो गया, अब उसका डीकंस्ट्रक्शन करो आप। तो डीकंस्ट्रक्शन में ये है कि भाई मार्क्स है वो क्या है, वो कैपिटलिस्ट को खत्म करना चाहता था और वर्कर्स को इमेंसिपेट करना चाहता था। तो ये एक्चुअल रीजन हो गया, ऐसा नहीं कि कोई उसने कहा कि ये साइंटिफिक है, मेरी मार्क्सिज्म जो है वो साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है वो, साइंटिफिक सोशलिज्म। बट डीकंस्ट्रक्ट करोगे, ये कंस्ट्रक्ट हो गया ना, अब इसको डीकंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कुछ नहीं है, वो कैपिटलिस्ट को खत्म करना चाहता है बस, और कुछ साइंटिफिक वाइंटिफिक है नहीं, है ना, पागल बना रहा है। तो ये आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो ये आपने डीकंस्ट्रक्ट किया, तो आपको पता लग गया कि नहीं भाई कोई साइंटिफिक नहीं है। अब आप जो बोल रहे हैं कोई साइंटिफिक नहीं, तो उसके बेसिस पे फिर कंस्ट्रक्शन करो दोबारा, फिर आप उसका डीकंस्ट्रक्शन करो। लेकिन अल्टीमेटली ये साइकिल ही चलेगा, कोई भी अंडरस्टैंडिंग है वो जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टेक्चुअल होगी जो अंडरस्टैंडिंग, किसी एक का कोई अलग मतलब होगा, है ना, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का कोई और बायस होगा, किसी दूसरे का दूसरा बायस होगा, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन चलता रहेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके इन्फ्लुएंस कौन है, सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, मार्क्स से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया बेसिक स्ट्रक्चर का, कि बेसिक स्ट्रक्चर इज बियॉन्ड वीसी, है ना, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, दिखाई नहीं देती है, बियॉन्ड वीसी। सो ये भी इसी हिसाब से, जैसे फूको, आपने फूको का कॉन्सेप्ट लिया ना, नॉलेज पावर कनेक्शन, नॉलेज पावर, तो पावर जो है वो दिखाई नहीं देती, बियॉन्ड वीसी, बट उसका नॉलेज के साथ बड़ा कनेक्शन है, कि जो पावरफुल है वो जो बोल रहा है वही नॉलेज है। ग्रामसी के जो कॉन्सेप्ट है हेजीमनी, वहां से लिया। ग्रामसी क्या बोलता है, हेजीमनी इज रूल बाय कंसेंट, ठीक है। हेजीमनी के अंदर जो हेजीमन है उसको पता ही नहीं लगता है। इंडिया के मॉडरेट्स बोल रहे थे कि फॉरेन रूल इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो उनका कॉमन सेंस है वही खत्म हो जाता है। अल्थ्यूजर का जो कॉन्सेप्ट है इंटरपेलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था अल्थ्यूजर को, अगर आपने देखा, इंटरपेलेशन मतलब जो सोसाइटी के अंदर क्या कर दिया जाता है, आइडियाज को इंटरपेलेट कर दिया जाता है, कुछ की आइडियाज को, है ना। फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म को बचपन से स्कूल से पढ़ाया जा रहा है। स्कूल एंड सोसाइटी ही सेज आर द की इंस्टीट्यूशन फॉर इंटरपेलेशन। सो यहां से ही पढ़ा दिया गया कि नेशनलिज्म अब सही है, तो वो इंटरपेलेशन कर दिया गया नेशनलिज्म का। अब वो बड़े होंगे तो वो नेशनल मतलब यही सोचेंगे भाई नेशन के खिलाफ अगर कुछ बोलो तो वो गलत है। आई एम टेकिंग क्रूड एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंटरपेलेशन, ये की कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आइंस्टीन रिलेटिविटी, है ना, कॉन्टेक्चुअल, एवरी नॉलेज इज कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। सो दैट कम्स फ्रॉम आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि कुछ भी वो नहीं है, हर जो ट्रूथ है एक हिसाब से रिलेटिव है, ठीक है। उसने बोला कि इवन टाइम है वो भी रिलेटिव है। अगर आप लाइट की स्पीड से चलो तो आपके लिए जो टाइम चलेगा वो अलग होगा जो आप एकदम स्टेशनरी हो उसके रेस्पेक्ट में। थॉमस कुन, ही लाइक दिस इज द बुक, थॉमस कुन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस,
ठीक है, स्ट्रक्चर्स, बात आ रही है, समझ पा रहे हो ना, साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस की स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मार्क्सिज्म ने भी साइंटिफिक सोशलिज्म बोला, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो वो बोलता है साइंटिफिक थ्योरीज है वो जस्ट एक पैराडाइम है और कुछ भी नहीं। पैराडाइम मतलब खुद का मेंटल कंस्ट्रक्ट है और कुछ भी नहीं। साइंटिफिक, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, सो दिस इज जस्ट मेंटल construct, scientific theory are just paradigms. Karl Popper, he calls for falsification. ये जो कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन वाला आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कार्ल पॉपर की जो फॉल्सिफिकेशन है उससे मैच होता है। कार्ल पॉपर कहता है कि कोई भी आइडिया, ठीक है, इट शुड बी ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन मतलब उसको रॉन्ग मान लिया जाए, ठीक है, और मतलब किसी भी आइडिया, कोई भी आइडिया सैक्रोसेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी आइडिया सैक्रेड नहीं है, ठीक है, इट शुड बी ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन में उसको डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उसके कमियां निकाली जाएंगी, ठीक है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा थ्रू डीकंस्ट्रक्शन। सो इट शुड बी ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन। सो दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट है कोई भी आइडिया, दैट शुड बी ओपन फॉर फॉल्सिफिकेशन, और आफ्टर फॉल्सिफिकेशन क्या होगा, उसका डीकंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन के बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन होगा नया आइडिया का आफ्टर अप्लाइंग फॉल्सिफिकेशन थ्योरी। नीत्शे तो फादर ही है भाई सबका, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, ये बुक है नीत्शे की, है ना। और जो फुको की बुक थी वो कौन सी थी, फटाफट बताओ, अभी मैंने आपको नाम बताया था, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और जो नीत्शे की बुक है द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, है ना। जीनियोलॉजी मतलब ओरिजिन से ही होता है, ठीक है, तो द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी कि भाई सही गलत क्या है, उसका भी जीनियोलॉजी, उसकी भी उसने हिस्ट्री बता दी है कि हिसाब से कि सही गलत मोरालिटी क्या है। अभी जो मोरल है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, वो जो मोरल है वो एक लोगों का कुछ परसेप्शन है, तो ये उसकी जीनियोलॉजी को देखता है उसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि भाई कुछ भी है नहीं एक्चुअली। ही गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन, कि सुपरमैन एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके ऊपर पहले के कोई रूल्स नहीं लगते, कंप्लीटली फ्री, वो एक नया न्यू मैन होगा, ठीक है, कोई फंडामेंटल ट्रूथ है नहीं इस दुनिया के अंदर, कोई भगवान नहीं है। सुपरमैन, उसने एक पर्सन बोला जो नई एथिक्स देगा, कंप्लीटली न्यू ऑर्डर क्रिएट करेगा, उस पर कोई पुराने नियम नहीं लगते, है ना। बेसिकली ही ऐसे जो स्कॉलर्स होते हैं, दे देमसेल्व्स वांट टू बिकम सुपरमैन, ठीक है, वो खुद ही सुपरमैन बनना चाहते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ वो सही है। जैसे प्लेटो थे, उन्होंने भी लास्ट में क्या बोला कि फिलोसोफर किंग है, उसको भी किसकी बात माननी पड़ेगी, रिपब्लिक बुक की बात। तो इसका मतलब कौन असली फिलोसोफर किंग हो गया, प्लेटो खुद हो गया ना, ठीक है। ये डीकंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको पता लगेगा ना ये बात, कंस्ट्रक्शन फिर डीकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, उसी हिसाब से ये बुक है, ठीक है। ये सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया, ये कंस्ट्रक्ट है इनका, इसको डीकंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म को पोस्ट मॉडर्निज्म पे ही लगा दो। जब इसको डीकंस्ट्रक्ट किया तो पता लगा कि भाई ये तो बंदा खुद ही सुपरमैन बनना चाहता है, खुद के आइडियाज को ही सुप्रीम करवाना चाहता है। ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी ये बुक है। सो ही सेज दैट मेथोडोलॉजी ऑफ जीनियोलॉजी जो वो यूज करता है कि नॉलेज पावर की जो फिनोमिना है वो यहाँ पे सेम फूको के अंदर भी देखने को मिलती है कि भाई पावर जो है, पावरफुल आदमी है वो जो बोलता है वही नॉलेज है। तो जो इफेक्ट, जो पावरफुल जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वाट एवर दे से इज नॉलेज, और एक्चुअली जो है वो कोई फंडामेंटल ट्रूथ नहीं है, जो पावरफुल कहता है वही ट्रूथ है। सो या आई मीन दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंट क्या है, मॉडर्निज्म 17वीं सेंचुरी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मॉडर्निटी जो है वो साइंस के अंदर बिलीव करती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ये सब जो फिनोमिना है। पोस्ट मॉडर्निज्म साइंस को रिजेक्ट करती है। मॉडर्निज्म फंडामेंटल फाउंडेशनल ट्रूथ पे डिपेंड करती है, कोई फाउंडेशनल ट्रूथ होना चाहिए, क्वांटम फिजिक्स, सब लोग ये खोजने में लगे हैं कि क्या फंडामेंटल ट्रूथ है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कुछ मत खोजो, एंटी फाउंडेशनल, कुछ ट्रूथ है ही नहीं। मॉडर्निज्म फेवर्स ऑर्डर, ठीक है, होब्स और ये सब जितने भी स्कॉलर्स आए, दे आर मॉडर्न स्कॉलर्स, दे फेवर्स ऑर्डर। पोस्ट मॉडर्निस्ट दे रेस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड दे फेवर्स अनार्की, केओस होना चाहिए एकदम, ठीक है, उनके बाल वाल बिखरे हुए होने चाहिए, एकदम अजीब से होने चाहिए, तभी आप पोस्ट मॉडर्न हो पाओगे आप, ठीक है, एकदम ऑर्डर के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। नॉलेज है ये ऑब्जेक्टिव है मॉडर्निटी के लिए, इनके लिए नॉलेज सब्जेक्टिव है, कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, इनके हिसाब से एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, इनके हिसाब से कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता। मॉडर्निज्म जो है दे बिलीव इन मेटा नैरेटिव ऑर्डर्स, है ना, खूब सारी ग्रैंड थ्योरीज देखने को मिलेंगी आप, और ये बोल रहे हैं कोई नहीं,
grand theory. There are multiple narratives. They favor order and they favor disorder. They favor centralization, they favor decentralization, grassroots democracy. No need to explain why. इतनी बार explain कर चुका हूँ. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, please do ask in the comment box. I shall personally answer for sure, dear friends. ठीक है. तो अब जो end of history debate है, वो फटाफट पढ़ लेते हैं. फ्रांसिस फुकुयामा, he is also called neoconservatives. So liberalism is the longest surviving ideology, and there were two competitors of liberalism as per the end of history debate. फ्रांसिस फुकुयामा ने दी थी. फ्रांसिस फुकुयामा, ये जो बुक है इसमें उन्होंने दी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. एंड इनका जो क्रिटिसिज्म किया था वो उनके खुद के टीचर ने किया था, सैमुअल पी हंटिंगटन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर. सो सबसे पहले देखते हैं क्या क्लैश ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट. ये है कि भाई लिबरलिज्म लॉन्गेस्ट सर्वाइव आइडियोलॉजी है और टू कॉम्पिटिटर्स हैं, सोशलिज्म एंड फासिज्म. तो फासिज्म वाज डिफीटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सोशलिज्म वाज डिफीटेड विद द एंड ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वॉर. सो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हैज एंडेड. ठीक है, ये 1992 की बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. सो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी खत्म हो गई है. फुकुयामा अप्लाइड हीगल्स डायलेक्टिक्स, है ना. हीगल ने क्या बोला था कि द हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स क्या है? डायलेक्टिक्स है डिबेट बिटवीन द ओपोजिंग थॉट्स और ओपोजिंग आइडियोलॉजीज. ठीक है, तो अब उसमें हीगल ने बोला था ना, अब मार्क्स के अंदर पढ़ाया भी था कि क्या होता है, देर इज यूनियन ऑफ ऑपोजिट. दो ऑपोजिट है, उनका यूनियन है. ठीक है, देर इज ऑलवेज डिफरेंस, मतलब उनके बीच में कॉन्स्टेंटली क्या होता है, आइडिया का स्ट्रगल होता है. ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है कि लास्ट के अंदर धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट होता है. ठीक है, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री जो होता है, राइट जो आइडियाज होता है उसकी वजह से चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे द ओल्ड बिकम फैटर ऑन न्यू और नेगेशन ऑफ नेगेशन होता जाता है. सबसे पहले नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो जो नेगेटिव आइडिया है उसका नेगेशन होता जाता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन होता है. उसके बाद में जो सबसे पहले क्वालिटी में चेंज होता है और फिर क्वांटिटी में चेंज हो जाता है. मतलब इतना ज्यादा चेंज आ जाता है धीरे धीरे कि पूरी क्वांटिटी, पूरा एक बड़ा चेंज हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, कंप्लीटली द ओल्ड बिकम्स फैटर ऑन न्यू एंड द न्यू ऑर्डर, और दैट इज कॉल्ड द न्यू रिवॉल्यूशन और न्यू ऑर्डर. इस हिसाब से हिस्ट्री आगे चलती रहती है, आगे चलती रहती है. ठीक है, ऐसे हीगल ने बोला था. तो वही जो हीगल की डायलेक्टिक्स है, डायलेक्टिक्स मतलब जो डिबेट है आइडियाज की, वो तो हीगल की डायलेक्टिक्स के अनुसार वो बोल रहा है भाई आइडिया की डिबेट खत्म हो गई. लाइक ही राइट्स फर्स्ट एज एन एसे इन फॉरेन अफेयर्स जर्नल एंड देन 1992 बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. ठीक है, तो यही था कि भाई लिबरलिज्म है वो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग आइडियोलॉजी है और ये जीत गई. और जो लिबरलिज्म है इट हैज नो चैलेंजेस, नो चैलेंजर्स. सो अब इसकी जो चैलेंज करता है इसकी थ्योरी को, वो उनके टीचर करते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन इन द बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. ही सेज दैट आइडियोलॉजी में चेंज बट आइडेंटिटी डज नॉट. वर्ल्ड इज स्मॉलर एंड आइडेंटिटी कॉन्शियस. वो बोलते हैं ठीक है आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है लेकिन आइडेंटिटी नहीं हो सकती है. ही सेज दैट रेस्ट अगेंस्ट द वेस्ट इज देयर. वो बोलता है कि हंटिंगटन कहता है कि भाई 8 मेजर सिविलाइजेशंस हैं, उनके बीच में कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और फॉल्ट लाइंस हैं. ठीक है, उनसे चैलेंज मिलेगा लिबरलिज्म को. कोर कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में, वेस्ट वर्सेस चाइना के बीच में, ये तो कोर कॉन्फ्लिक्ट हो गया. फॉल्ट लाइंस हैं वो किसके किसके बीच में, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी. ठीक है, थियोलॉजिकली दोनों जो रिलीजन दे वांट आइदर ऑल और नथिंग. सो देयर आर कोर कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर फॉल्ट लाइंस बिटवीन द 8 मेजर civilizations and he says that threat to liberal order is from central axis. central axis क्या है, चाइना प्लस इस्लामिक वर्ल्ड. दिस इज सेंट्रल एक्सिस. इससे लिबरलिज्म को बहुत बड़ा थ्रेट है ना. हंटिंगटन ने कहा था कि वेलवेट कर्टेन ऑफ कल्चर हैज रिप्लेस्ड द आयरन कर्टेन ऑफ आइडियोलॉजी. तो वेलवेट कर्टेन क्या है, कल्चर का वेलवेट कर्टेन कौन सा हो गया कि ऑर्थोडॉक्स जैसे क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब कल्चर हो गया ना, कल्चर का पार्ट. तो वेलवेट कर्टेन ऑफ कल्चर
हैज रिप्लेस द आयरन कर्टेन ऑफ आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का जो कर्टेन था वो क्या था, आयरन कर्टेन बोला गया उसको। क्यों? क्योंकि दैट वाज डिपेंड अपॉन मिलिट्री, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, दैट वाज आयरन, ठीक है। सोशलिज्म, फासिज्म, तो इनके जो बॉर्डर्स थे वो आयरन थे, कर्टेन क्यों थे? क्योंकि ये मिलिट्री, जैसे नाजिज्म है तो ये सब मिलिट्री के द्वारा मतलब मिलिट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये तो मिलिट्री फिनोमिना ही है एकदम वॉर की। लेकिन वेलवेट कर्टेन है वो क्यों है? क्योंकि ये जस्ट कल्चर के ऊपर डिपेंड है ना, एकदम आपको डायरेक्टली दिखेंगे नहीं कि इन्होंने क्या ले रखे हैं, आर्म्स में ले रखे हैं, है ना। लेकिन एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है ना, ठीक है, और एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, ठीक है, तो ये भले ही बिना आर्म्स के पास पास बैठे हों बट इनके बीच में कर्टेन जरूर है। वो कौन सा कर्टेन है? वेलवेट कर्टेन है, ठीक है। आयरन कर्टेन हट गया बट वेलवेट कर्टेन ऑफ कल्चर है, ये हंटिंगटन ने कहा था। एंड as John Lewis Gaddis, he says that USA has diffused its enemy by bringing USSR to collapse. It killed the python but gave rise to numerous poisonous snakes. Liberalism faces challenge from postmodernism, feminism, मल्टीकल्चरलिज्म। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या है, एक एक लाइन की डेफिनेशन बताओ। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगा। पीछे के वीडियोस देख लो, तो सवाल ही नहीं है कि समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़ें। सो फुकुयामा एक्सेप्टेड द चैलेंजेस टू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एंड ही कम्स विद द न्यू बुक आइडेंटिटी, द डिमांड फॉर डिग्निटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिसेंटमेंट। वो नई बुक के साथ आता है, आइडेंटिटी, द डिमांड फॉर डिग्निटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिसेंटमेंट। He says that yes, there are challenges from Xi Jinping, Putin, and identity politics is linked to economic crisis. Liberalism has to provide life of dignity. क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, पुअर्स, वेरी वेरी पुअर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर जो लोग होते हैं, उनको किस चीज़ पे एक्साइट कर सकते हो? आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से है। तो अगर आप लाइफ ऑफ डिग्निटी दे दोगे तो कोई भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएगा उन लोगों के साथ। तो ये बोलता है बिल्कुल जो लिबरलिज्म है, इट शुड प्रोवाइड द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड देयर इज नीड फॉर सेल्फ वर्थ, ठीक है। जैसे विलेज का एग्जाम्पल देते हैं कि एक पर्सन होता है विलेज के अंदर, उसको सेल्फ वर्थ फील होती है, बट जब वो सिटी के अंदर चला जाता है तो ही लूजेस द सेल्फ वर्थ एंड दैट्स वाई ही बिकम्स अनहैप्पी। तो एक सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिग्निटी हर इंसान के लिए जरूरी है। वे फॉरवर्ड वो कहता है कि द लिबरलिज्म इट शुड बी ब्रॉड, इंक्लूसिव एंड like he says that the way forward is there should be broad and inclusive identities, there should not be narrow identities, there should be broad and inclusive identities. So he suggests, this is the book, the end of sorry this was the end of history, this is end of ideology. In 1960s it was given by Daniel Bell. It is different, I just mentioned it कि आप इन दोनों को कंफ्यूज ना कर दो, कंफ्यूजन पैदा मत कर देना। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिफरेंट है, एंड ऑफ हिस्ट्री अलग है, डिबेट, ठीक है। ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, ये मैंने शायद विकीपीडिया से लिया है, आई जस्ट डोंट नो, किसी आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो जस्ट नॉट टू कंफ्यूज, इन दोनों में कंफ्यूजन मत पैदा करना, ठीक है। सो ब्रॉड और इंक्लूसिव जब आइडेंटिटीज होंगी, जब नैरो आइडेंटिटीज नहीं होंगी तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कोई नहीं कर पाएगा, और वो तभी होगा जब आप लाइफ ऑफ डिग्निटी देंगे। अगर बहुत पुअर लाइफ होगी तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना बहुत इजी होगा, और जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म होगी तभी ये चैलेंज जो लिबरलिज्म को है वो खत्म हो पाएगा। डियर फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स ऑल अबाउट द एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। आई होप दैट आइडियोलॉजी जो है वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा आइडियोलॉजी जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आपको आइडियोलॉजी के किसी पार्ट में या पीछे के किसी भी टॉपिक के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई शैल पर्सनली आंसर इट। ओके, सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज डू लाइक द वीडियोस, शेयर विद अदर्स, सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प अस टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी, top notch content to each and every student, which is his or her right. We sincerely thank you for coming to Karmi Yogi IAS. Stay connected and work hard. Let's do it, friends.